आज के पॉडकास्ट में मैं आपको 2 कहानियां सुनाने वाली हूँ। पहली कहानी निशिडाक पर होगी, जो मैंने गूगल की रिसर्च के बाद, कई निशिडाक की सच्ची घटनाएं पढ़ने के बाद, काफी सारी जानकारियों को इकट्ठा करके खुद से एक काल्पनिक कहानी लिखने का प्रयत्न किया है, जो काफी हद तक वास्तविकता से भी मेल रखती है। और हमारी दूसरी खौफनाक कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और दोनों कहानियों को सुनने के बाद कौन सी कहानी आपको ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हमारी निशिडाक की एक खौफनाक और डरावनी कहानी से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप सब निशिडाक के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग निशिडाक के बारे में नहीं जानते तो मैं ब्रीफ में इसके बारे में बता देती हूँ। निशिडाक भारत के पूर्वी भाग जैसे बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में लोकप्रिय लोक कथाओं का एक हिस्सा है। बंगाली में निशी का अर्थ है रात या अंधेरा, और डाक का अर्थ है किसी को बुलाना या इशारा करना। निशिडाक एक आत्मा है जो रात में या अंधेरे में किसी को उन्हीं के करीबी की आवाज में बुलाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है जो एक समय पूर्वी भारत में काफी आम तौर पर पाई जाती थी। बंगाल में इसे निशिर डाक या कॉल ऑफ द नाइट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। बिहार और झारखंड में इसे निशी के नाम से जाना जाता है। एक सच्ची घटना जो मैंने गूगल पर पढ़ी थी, वो कहानी कुछ इस तरह की थी कि एक रात बिजॉय चक्रवर्ती नाम के एक शख्स अपने काम से लौट रहे थे। वो तेज गति से खेतों से गुजर रहे थे। उन्होंने पीछे से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनी जो उन्हें बुला रही थी, बीजू तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब बंगाली भाषा में बोल रही थी, बीजू तुम्हें कोथाई जाचो, ऐसा कुछ। सबसे पहले बिजॉय ने सोचा कि यहाँ आसपास कोई होगा। उन्होंने नजरें घुमाकर सब जगह देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। पर आवाज अब भी आ रही थी, और वो किसी औरत की आवाज थी। फिर उस औरत की आवाज बिजॉय से पूछने लगी, बीजू तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। बीजू कोठाई चाचिस अमार की चाय। इस बार ये आवाज उसकी दादी की तरह लग रही थी, जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला था और जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। बिजॉय ने उस आवाज का जवाब दिया, दीदी माँ तुम्हें कोथाई। दादी आप कहाँ हैं? लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। किसी ने बिजॉय के कान में कहा, मैं यहाँ हूं। और इस आवाज को सुनते ही बिजॉय वहां से भागने लगे, और मदहोशी की स्थिति में वो बस उस आवाज के पीछे भागते जा रहे थे। कुछ किलोमीटर बाद जाकर वो एक जंगल में प्रवेश कर गए, और धुंध की परत ने उन्हें ढक लिया। उसके बाद गांव वालों ने गांव के कोने कोने में बिजॉय की तलाश की, पर आज तक बिजॉय वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि निशिडाक जिसे अपना शिकार बनाती है, उसका नामो निशान मिटा देती है। उसके साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि निशिडाक का शिकार होने के बाद उसकी लाश तक किसी को नसीब नहीं होती। इसीलिए कोई ये अंदाजा तक नहीं लगा पाता कि आखिर निशिडाक अपने शिकार को मारती कैसे है। तो अब आपने जान तो लिया ही होगा कि क्या होता है निशिडाक। ये बंगाल में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और इसके ऊपर ही मैंने एक काल्पनिक कहानी लिखी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हमारी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है निशिडाक की तीसरी पुकार। ये बात है 1980 की 21 जून, लगभग रात 10 बजे। रमेश, जो कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहा करता था, रमेश अपना काम खत्म करके अपने घर आ रहा था। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था, इसीलिए बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी और हल्की बारिश हो रही थी।
रमेश को आज घर आने में थोड़ा लेट हो गया था। रमेश जैसे जैसे भागते हुए घर की ओर आ रहा था, वो भागते भागते एक जंगली इलाके में चला गया और वहाँ पर एक संकरी सड़क पड़ती थी। रमेश बस अपने घर पहुँचने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने हल्की सी आवाज़ दी, रमेश यहाँ आ जाओ। रमेश पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दूसरी बार अब उसकी पत्नी की आवाज़ आती है, रमेश इधर तो आओ। रमेश सोचने लगता है, मेरी पत्नी यहाँ कहाँ से आ गई? वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसे झाड़ियों से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। इसीलिए वो भागते हुए जंगल में चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कौन है? कौन है वहाँ पर? अब रमेश की बीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि लगभग सुबह के 9 बजने को आए थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रमेश अपने घर नहीं पहुंचा था। उसकी बीवी रो रो कर कब से बोल रही थी, रमेश अभी तक घर नहीं आए, और बाकी सारे गांव वाले उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गांव वाले झुंड में जाकर रमेश को ढूंढने लगे, लेकिन रमेश मिल ही नहीं रहा था। अब हताश होकर गांव वालों ने जवाब दे दिया, और लगभग 2-3 दिन बाद सबके सब इस बारे में भूल गए और रमेश कभी मिला ही नहीं। और गांव वालों ने ये कहकर इस बात को छोड़ दिया कि रमेश की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे इस बात को 4-5 दिन बीत गए। एक दिन दिनेश और बिनोय अपने घर को आ रहे थे। उस दिन सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, इसीलिए रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड के कारण हल्की फुल्की धुंध दिखाई दे रही थी और आकाश पूरी तरीके से बादलों से भरा हुआ था। वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से दिनेश के पापा की आवाज़ आई, दिनेश इधर आओ। दिनेश पीछे देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से फिर से आवाज़ आती है, लेकिन इस बार ये आवाज़ दिनेश की मम्मी की थी। वो बोल रही थी, दिनेश बेटा इधर आओ। ये सुनकर दिनेश पीछे मुड़ता है और उसे लगता है जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए वो कहने लगता है, कौन है वहां पर जो मजाक कर रहा है? चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ी दूर पर काफी ज्यादा पत्ते गिर रहे थे और बहुत ज्यादा पेड़ पौधों की आवाज आ रही थी। दिनेश बिनोय से कहता है, जो कोई भी मजाक कर रहा है ना, पागल है। इधर ही देखना, पेड़ पौधों में छुपा हुआ होगा। ये सब बोलकर दिनेश हल्की मुस्कान देते हुए भागते हुए उस जंगल में चला जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। दिनेश और बिनोय के परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो दोनों ही अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। अब गांव वालों को रमेश का किस्सा याद आने लगा, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। गांव वाले उन दोनों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं और चलते चलते वो एक टूटी फूटी सी सड़क पर पहुंच जाते हैं। आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। गांव के कुछ वासी दिनेश दिनेश बिनोय बिनोय करके चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन आजू बाजू से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी 4-5 लोगों में से एक इंसान को पेड़ पौधों के पीछे एक वाइट शर्ट पहना हुआ लड़का नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। गांव वाले भागते हुए वहां जाते हैं और उसके शरीर को देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो बिनोय है। ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि अगर बिनोय यहाँ पर है तो दिनेश भी आजू बाजू ही कहीं होगा, और वो फिर सब जगह छान मारने लगते हैं। दिनेश दिनेश कहकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दिनेश
पूरी तरीके से लापता होता है। गांव वालों के इतना ढूंढने के बाद भी दिनेश कहीं नहीं मिलता और बाकी के कुछ गांव वाले बिनोय को होश में लाने के लिए बिनोय के मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़ककर उसे होश में लाते हैं और वहां पर उससे कुछ नहीं पूछते। उसे सबसे पहले गांव में लाया जाता है। फिर जैसे ही वो गांव के अंदर आता है, बिनोय के मम्मी पापा उसे गले से लगा लेते हैं, लेकिन दिनेश के मम्मी पापा अभी भी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। फिर गांव का सरपंच बिनोय से कहने लगता है, मुझे सच सच बताओ, कल क्या हुआ था और दिनेश कहाँ है? ये सुनकर बिनोय डरते डरते सब कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे वो उस रास्ते पर चल रहे थे और कैसे दिनेश को आवाज आई और कैसे उसने उस आवाज का पीछा किया और बिनोय भी उसके पीछे पीछे चला गया। फिर वो आगे कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे गया था, लेकिन धुंध होने के कारण दिनेश आसपास दिख ही नहीं रहा था। मैंने कई बार दिनेश दिनेश आवाज दी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी मुझे मेरे पापा की आवाज आने लगी, बिनोय, दिनेश यहाँ है। लेकिन अब मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। और फिर से मेरे पापा की आवाज आई, बिनोय, दिनेश यहाँ है, यहाँ देखो। और जैसे तैसे डरते डरते मैंने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर बिनोय को उसकी मम्मी की आवाज आती है, बेटा यहाँ देखो। और इतना सब बताने के बाद बिनोय कहता है, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद तक फिर मैं बेहोश हो गया था और अब मैं सीधा यहीं पर आया हूँ। मेरे हिसाब से किसी ने दिनेश को मार दिया है। ये सुनकर दिनेश के मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं और गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती है और गांव वाले भी कहीं ना कहीं यही मान लेते हैं कि क्या पता रमेश की मौत भी इसी वजह से हुई हो। और हद तो अब तब हो गई थी जब आए दिन अब गांव में से कितने ही लोग गायब होते जा रहे थे, लेकिन खाली एक बिनोय ही था जो बेहोश मिला था। बिनोय के अलावा किसी की भी लाश या बेहोशी की हालत में उसकी बॉडी या फिर वो खुद मिल ही नहीं रहा था। मतलब रात को अगर वो कहीं चला जाए तो वो फिर कभी वापस आता ही नहीं था। और ये सारे किस्से हमेशा रात को 9 या 10 बजे के बाद शुरू हो जाया करते थे। इसीलिए अब उस गांव में रात को निकलना पूरी तरीके से सबने बंद ही कर दिया था। गांव में रात को निकलना ही एक दहशत के रूप में फैल चुका था। 27 जून रात 8:30 बजे उस गांव में एक ट्रेन आकर रुकती है। और उसमें से विद्यानाथ मुखर्जी और उनका दोस्त राहुल ट्रेन से नीचे उतरते हैं। उन्होंने इस गांव में एक नया घर लिया था। वो घर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने कोई गाड़ी बुक नहीं की थी और चलकर ही अपने घर की ओर जा रहे थे। चलते चलते लगभग रात के 9:30 बजने को आए, लेकिन एक बात से वो दोनों बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि रात में एक भी इंसान उन्हें बाहर दिख ही नहीं रहा था। अब वो बस अपने घर के एकदम पास ही पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले खाली 1-2 मिनट का जंगल का रास्ता आता था। विद्यानाथ मुखर्जी और राहुल जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। तभी एक अजीब से जानवर ने राहुल के ऊपर झपटा मारना शुरू कर दिया। राहुल ने जैसे तैसे करके उसके ऊपर 1-2 पत्थर मारे और फिर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। राहुल अपने मन ही मन सोचने लगा, इस जंगल में रात को आना तो खतरे से खाली नहीं है। और ये सोचते सोचते जैसे तैसे वो दोनों जंगल के रास्ते को पार कर लेते हैं और अपने घर के एकदम सामने पहुंच चुके होते हैं। तभी राहुल अपनी जेब के आसपास हाथ लगाता है और विद्यानाथ मुखर्जी से कहता है, मेरा पर्स कहीं गिर गया लगता है।
विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, लगता है जब तू उस जानवर को पत्थर फेंक रहा था उसी हड़बड़ी में कहीं पर गिर गया होगा। राहुल भी यही सोचता है और कहता है, आप बस यहीं पर 2-3 मिनट रहो, मैं भाग कर जाता हूँ और पर्स लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप घर के अंदर ही चले जाओ, मैं बस जल्दी से आ जाऊंगा। और विद्यानाथ मुखर्जी राहुल से बस इतना ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना। और फिर वो अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राहुल भी जंगल में अपना पर्स ढूंढने लगता है। कुछ थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद उसे दूर अपना पर्स गिरा हुआ दिख जाता है। वो पर्स अपनी जेब में डालता है। तभी विद्यानाथ मुखर्जी का फोन आता है। राहुल फोन उठाता है और कहता है, पर्स ढूंढने में थोड़ा लेट हो गया था, बस मैं आ ही रहा हूँ। इस बात पर विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, जल्दी आ जाओ तुम अब। और राहुल भी बस हाँ कहकर फोन रखने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही विद्यानाथ मुखर्जी एक आवाज सुनते हैं, जैसे किसी ने बहुत भारी आवाज में ऐसा कहा हो, राहुल इधर देखना। और फिर राहुल फोन कट कर देता है। विद्यानाथ मुखर्जी इस बात पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं, लेकिन वो थोड़ा चिंतित जरूर हो जाते हैं। रात बीत ही गई थी और सुबह के 6:30 बजने को आए थे। गांव में अब थोड़े बहुत लोग बाहर आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी तक राहुल घर पर नहीं आया था। विद्यानाथ मुखर्जी को टेंशन हो रही थी। वो गांव में आसपास के सभी लोगों को बता देते हैं। उनकी ये सारी बात सुनकर सभी गांव वाले विद्यानाथ मुखर्जी से कहते हैं, अब आप राहुल को भूल जाओ, पक्का अब उसकी मौत हो चुकी होगी। ये सुनकर विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम लोग? फिर गांव वाले उन्हें सब कुछ बता देते हैं। विद्यानाथ मुखर्जी को इन सब चीजों का नॉलेज था और ये सब सुनकर वो सीधा ही कहते हैं, राहुल तो नहीं लौटेगा, लेकिन वो जो भी है वो है निशिडाक। और जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तब बिनोय भी उनके पास ही खड़ा रहता है। ये सुनकर वो उनसे कहता है, विद्यानाथ जी, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई मेरा मजाक ना उड़ाए इसलिए मैंने एक बात किसी को नहीं बताई थी। पर उस दिन जब दिनेश मुझे नहीं मिल रहा था तो दूर मैंने एक अजीब सी औरत को देखा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी और मुंह से अजीब सी जैसे आग लगी हो, बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा था। वो कद में भी बहुत बड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बार में किसी भी इंसान को निगल सकती है। अब क्या पता वो एक औरत थी या एक आदमी, वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने मजाक बनने के डर से ये बात किसी को नहीं बताई। और इतना कहकर बिनोय रोने लगा। विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, मैं तुम लोगों से एक काम करवाऊंगा, अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो तुम इस निशिडाक से मुक्त हो सकते हो। ये सुनकर गांव वाले तुरंत ही कहते हैं, आप जो भी बोलोगे हम करेंगे, अब बताइए हमें क्या करना है। इस बात पर विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, आज रात ठीक 10 बजे मैं उस जंगल में जाऊंगा और मेरे साथ 2-3 इंसान और भी उस जंगल में जाएंगे। बस मैं वहां पर एक टेस्ट करना चाहता हूं, फिर हम लोग फिर से अपने घर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर गांव वालों को थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उन्हें उस निशिडाक से मुक्त होना था, इसीलिए वो सब विद्यानाथ मुखर्जी को हाँ कह देते हैं। और उसी रात ठीक 10 बजे विद्यानाथ मुखर्जी 3-4 लोगों के साथ उस संकरी सड़क पर, जहां पर जंगल पड़ता है, वहां चले जाते हैं। और बाकी के गांव वाले डरे सहमे अपने गांव में ही बैठे रहते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर ही सारे लोग सही सलामत बाहर आ गए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
और फिर विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, दरअसल निशिडाक ज्यादातर जंगली इलाकों में और धुंध वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये हमेशा 3 बार पुकारते हैं। अगर पहली बार किसी ने नहीं सुना तो दूसरी बार ये किसी अपने की आवाज में बुलाएंगे, और फिर भी अगर नहीं सुना तो एक बार फिर से बुलाएंगे। लेकिन तीसरी बार भी अगर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया तो वो सही सलामत आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भी जवाब दे दिया तो उसकी मौत तय है और उसका बचना नामुमकिन है। और ऐसे कई किस्सों में हजारों में से सिर्फ 1 या 2 जन ही बच पाते हैं, क्योंकि निशिडाक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो किसी को भी अपना शिकार बनाने के बाद उसके साथ क्या करता है किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिलती। बिनोय ने निशिडाक की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया था और उसने बस निशिडाक को देख लिया था, इसीलिए वो बस बेहोश हुआ। अगर वो निशिडाक को नहीं देखता तो वो चुपचाप वहां से सही सलामत वापस भी आ सकता था। जब हम लोग उस जंगल के रास्ते में गए थे तो कितने ही लोगों को उनके मम्मी पापा, दोस्त, बहन, भाई की आवाज आई, लेकिन मैंने सबको पहले ही मना कर दिया था कि तुम्हें उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं देना और उस पर गौर ही मत करना। करीबन 10-15 मिनट तक आवाज आई और हर एक इंसान को वो 3 बार पुकार रही थी। जब वो इंसान जवाब नहीं देता तो वो दूसरे इंसान को फिर 3 बार पुकारती। जैसे ही सारे इंसानों को 3-3 बार बोलने के बाद जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आवाज आना बंद हो गई और हम लोग सही सलामत गांव में वापस लौट आए। तो देखो, तुम लोग निशिडाक से बच तो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसे मार नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस जंगल में उसका वास है। तो अगर तुम इस जंगल के रास्ते से आओ जाओ और तुम्हें वो आवाज सुनाई दे तो तुम उसका कोई जवाब मत देना। अगर तुम उसका जवाब नहीं दोगे तो निशिडाक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि निशिडाक का मतलब ही होता है रात का पुकारा, और निशिडाक हमेशा रात को ही निकलते हैं। ये सारी बात सुनकर गांव वाले विद्यानाथ मुखर्जी का धन्यवाद करते हैं। कुछ दिन तक तो कई लोग डरे सहमे से रहते हैं और अब धीरे धीरे उस रास्ते का प्रयोग करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें जब भी कोई आवाज आती तो वो लोग उस आवाज का बिल्कुल भी जवाब नहीं देते थे और सही सलामत वापस आ जाया करते थे। और ऐसे ही अब धीरे धीरे उस गांव में दहशत खत्म होने लगी। सब लोग उस जंगल से आराम से आया जाया करते। लेकिन इसके कुछ 15-16 दिन बाद ही अचानक से रात में वहां कई ज्यादा मौतें होने लग गईं। अब तो पूरे गांव में फिर से दहशत छा चुकी थी। विद्यानाथ मुखर्जी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तो कोई उसकी आवाज का जवाब भी नहीं दे रहा था। तो फिर आखिर मौतें कैसे हो रही है? ऐसे ही धीरे धीरे मौतों की संख्या बढ़ने लगी। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन सुबह के 7-7:30 बजे के आसपास गांव के पास एक इंसान बेहोश गिरा मिलता है। गांव वाले उसे जैसे तैसे उठाते हैं। उठते ही वो कहता है, कल रात जब मैं मेरे घर जा रहा था तो मुझे 2-3 बार किसी ने मेरे ही मम्मी पापा की आवाज में पुकारा, लेकिन मैंने उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। पर तभी पता नहीं कैसे मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मम्मी हूं। लेकिन मुझे इतना ज्यादा डर लगने लगा कि मैं वहां से भाग गया और भागते भागते मुझे पता भी नहीं चला। गांव में घुसते ही न जाने कब मैं बेहोश हो गया। ये सारी बात सुनकर विद्यानाथ मुखर्जी कहते हैं, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बल्कि निशिडाक था। निशिडाक अपने किसी करीबी का रूप भी ले सकते हैं। अब विद्यानाथ मुखर्जी की ये बात सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी विद्यानाथ मुखर्जी एक पंडित को फोन करके वहां बुलाते हैं। पंडित तुरंत ही वहां पहुंचता है। फिर सरपंच द्वारा उस गांव में एक सभा बिठाई जाती है। उस सभा में पंडित भी होता है। फिर उस सभा में विद्यानाथ मुखर्जी उस पंडित को सब कुछ बताते हैं। उन पंडित के पास काफी ज्यादा शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त थी, इसीलिए वो कहते हैं,
देखो, निशिडाक को मारना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं यहाँ से निशिडाक को कहीं दूर भेज सकता हूँ। ये सुनते ही गांव वाले थोड़ा खुश हुए। उसके बाद पंडित गांव वालों से आगे कहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा ये है कि मैं आज रात को एक यज्ञ करूँगा, और ये यज्ञ करीबन 4-5 घंटे तक चलेगा, और एक एक करके गांव के सारे लोग अकेले ही उस सड़क पर आएंगे और जाएंगे, और बीच में यदि निशिडाक तुम्हें गुमराह करने की कोशिश भी करे तो तुम्हें गुमराह नहीं होना। अगर तुम्हें तुम्हारा कोई करीबी भी दिख जाए तो उसे कोई जवाब मत देना, क्योंकि वो निशिडाक ही होगा, और अगर तुमने ये सब कर लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए निशिडाक से मुक्त हो जाओगे, और इस तरह से मैं इस यज्ञ के माध्यम से उसे कहीं दूर भेज सकता हूँ। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और गांव वाले बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि आज की रात कयामत की रात होती है। जैसे ही रात के 9 बजते हैं, पंडित अपना यज्ञ शुरू करता है, और जैसा कि उसने सभी गांव वालों को बताया था, अब एक एक करके सारे गांव वाले उस रास्ते पर गए, लेकिन किसी ने भी निशिडाक की आवाज़ का जवाब नहीं दिया, और चुपचाप बस वहां से आए और गए। कितनी ही बार निशिडाक ने उन्हें पुकारा, भेस बदलकर वो उनके सामने भी आया, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, उन्हें डराने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी गांव वाला गुमराह नहीं हुआ, और लगभग सुबह 4 बजे तक ये सिलसिला यूं ही चला। और फिर जाकर पंडित गांव वालों के पास आया और विद्यानाथ मुखर्जी और गांव वालों से कहने लगा कि अब निशिडाक कहीं दूर जा चुका है, हमारा यज्ञ सफल हुआ, और अब तुम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो। उसके 3-4 दिन के बाद कुछ गांव वाले रात को उस सड़क से आना जाना शुरू कर देते हैं, और अब रात में ना ही कोई आवाज़ आती है और ना ही उन्हें वहाँ कोई दिखाई देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद विद्यानाथ मुखर्जी और उस पंडित की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अब उस रास्ते में सब कुछ होना बंद हो चुका था। पर कई सारे लोग आज भी जब उस गांव में जाते हैं तो वो यही सुनते हैं कि जब हम उस सड़क पर जाते हैं तो कभी कभार हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें पुकारा हो, और जब बहुत सारे लोग वहां जाते हैं तो उनमें से कई बार 1 या 2 लोग वापस नहीं भी आ पाते। अब पता नहीं निशिडाक आज भी वहां पर है या नहीं, ये बात तो किसी को नहीं पता। आज उस बात को 30-40 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस गांव में इस चीज से दहशत फैली हुई है। और इतना सब कहकर रामनाथ चुप होता है। दरअसल रामनाथ अपने बेटे से अपने गांव की ये सारी कहानी बता रहा था, क्योंकि रामनाथ भी उसी गांव में रहता है, लेकिन आज रहस्यमय तरीके से उसी रास्ते पर रामनाथ जी का प्रिय मित्र लापता हो जाता है, और गांव में निशिडाक का खौफ फिर से पनपने लगता है, और सब लोग निशिडाक से डरने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन रामनाथ के बेटे राजीव को कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए रामनाथ अपने बेटे को ये सारी कहानी बता रहा था, और इतना सब कुछ कहकर अब वो चुप हो जाता है। और रामनाथ का बेटा राजीव भी सब कुछ समझ चुका था, और उसी के 3-4 दिन बाद राजीव उसी रास्ते से रात 11 बजे के आसपास अपने घर आ रहा था। तभी उसे पीछे से अपने पापा की आवाज आई, राजीव इधर आना, मैं यहाँ हूँ बेटा। तो कैसी लगी आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके अपने फेवरेट टॉपिक्स मुझे जरूर बताइएगा। अपनी रियल सच्ची घटनाएं भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करके मुझे अपनी स्टोरीज जरूर भेजें, जिससे मैं अगली स्टोरी में आपके नाम के साथ आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। और हाँ, निशिडाक पर मैंने पहले भी एक स्टोरी अपलोड की है,
वो स्टोरी भी आपको जरूर पसंद आएगी। सो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है और सपोर्ट करता है। चलिए अब हम हमारी दूसरी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भूतिया कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और अब हम इसे सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात तब की है जब मैं 17 साल का था और दिल्ली में रहता था। मैं अपनी बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए क्लासेस जाया करता था, लेकिन उस दिन मैं काफी लेट हो गया था और क्लासेस से निकलते निकलते मुझे करीबन रात के 10:30 बज चुके थे। क्लासेस से निकलने के बाद मेरे घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रूट जो कि मुझे बहुत लंबा पड़ता और अगर मैं उस रास्ते से जाता तो मुझे करीबन 50 से 55 मिनट लग जाते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, काफ़ी लेट भी हो रहा था और अब मैं थक चुका था। और एक था शॉर्टकट रास्ता घर पहुंचने की जल्दीबाजी के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से मैंने उस शॉर्टकट रास्ते को चुना, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए मुझे पहले एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना था और उसके बाद मुझे करीबन 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना था और फिर मेरा घर आ जाता। लेकिन जिस रास्ते से मुझे पैदल चलना था उसी रास्ते पर एक खंडर सा होटल आता था, जो कि कई सालों से वीरान पड़ा था। उस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मेरा मूड भी बहुत अच्छा था। मैं खुशी खुशी अपने कानों में ईयरफोन डालकर गाने सुनते हुए मस्ती से अपने घर की ओर चलने लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि मैं उस वीरान से पड़े होटल के रास्ते पर नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैं उस वीरान होटल के पास पहुंचा, अचानक से वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर पनपने लगा। उस जगह पर पहुंचते ही हवाएं बहुत तेज चलने लगी। पता नहीं क्यों, पर एक अजनबी सा एहसास मुझे हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने कदमों को रोका नहीं और बस अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए वहां से जल्द निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी है जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं और तेज कदमों के साथ वहां से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी मैंने सड़क पर दूर एक औरत को खड़ी देखा, जिसने साड़ी पहन रखी थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। वो दूर से मेरी पड़ोस में रहने वाली आंटी की तरह दिख रही थी। अपनी पड़ोसी आंटी को देखकर मैं काफी खुश हो गया। मैं अपने मन ही मन यही सोचने लगा, अब मुझे इस सुनसान डरावनी सड़क पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैं आंटी के साथ साथ चला जाऊंगा और जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्योंकि आंटी मुझसे थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ी थी, इसलिए मैंने उनका नाम लेकर उन्हें आवाज लगाई। मैंने उन्हें 2-3 बार बुलाया, लेकिन आंटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो मुझसे इतना ज्यादा भी दूर नहीं खड़ी थी कि वो मेरी आवाज ही ना सुन पाए। उसके बाद मैं अपने कदमों की रफ्तार को और तेज करते हुए तेज तेज उनके पास आगे बढ़ने लगा। लेकिन न जाने क्यों मैं चाहे कितना भी तेज क्यों न चलूं, पर मैं उन आंटी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भागकर उनके पास जाना चाहिए, इसीलिए मैं भागने लगा और भागते हुए भी मैं उन आंटी का नाम पुकार ही रहा था, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि वो तो
धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगी और वहां से जा रही थी। मैं भाग रहा था लेकिन फिर भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। अब मुझे बहुत अजीब लगने लगा क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे उनका नाम लेते हुए भागते जा रहा था। ना ही वो मेरी आवाज सुनकर मुझे कोई रिस्पॉन्स दे रही थी और ना ही हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के बीच की दूरी मेरे भागने पर भी कम नहीं हो रही, वो बिल्कुल वैसी ही है। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अब भागना ही बंद कर दिया और चुपचाप उस जगह पर खड़ा हो गया और चीज़ों को समझने लगा कि आखिर ये दूरी कम क्यों नहीं हो रही और इतना भागने के बावजूद मैं उन आंटी के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और यही सब समझने के लिए जब मैं अपनी जगह पर रुक गया और खड़ा होकर उन आंटी को देखने लगा, तो मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से वो आंटी एक धुएं के रूप में बदलकर हवा में कहीं गायब हो गई। अब ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी, क्योंकि वो सड़क बिल्कुल स्ट्रेट थी। यहाँ वहाँ भागने की या छुपने की कोई जगह नहीं थी कि जहाँ जाकर वो छुप जाए और मुझे पता ना चले। वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गई थी। और अब उस सुनसान सड़क पर सिर्फ मैं अकेला था और अभी अभी जो मेरे साथ हुआ उस चीज ने मुझे बिल्कुल अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि बिना कुछ सोचे बस वहां से भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। इस हादसे की वजह से मैं बहुत बहुत ज्यादा ही डर गया था और पूरे 10 दिन तक मुझे हाई फीवर रहा। जिस दिन मेरे साथ ये भयानक घटना हुई उसके अगले दिन ही मैंने अपने घर वालों को इस बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन घर में से किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुमने पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया है। बोर्ड्स के एग्जाम की टेंशन की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हो। तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है। तुम्हारा मन अजीब अजीब चीजें खुद ही इमेजिन करने लगा है। वो घटना और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे मन का ही एक इमेजिनेशन था, तुम्हारा भ्रम था और कुछ नहीं। लेकिन चीजें यहाँ तक आकर खत्म नहीं हुई। उस हादसे के बाद मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। जब मैं रात को सोता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे बाल खींच रहा है। अब तो मेरी हालत ये हो गई थी कि मुझे अंधेरे से भी डर लगने लगा था। अपने रूम में अकेले रहने पर भी मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी फैमिली में से किसी को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं उन लोगों से कुछ भी कहूँगा तो वो फिर से मुझे यही कहेंगे कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ और ये सब कुछ सिर्फ मेरा भ्रम है और वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ये सारी बातें किसी से भी शेयर नहीं की। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा डरा और सहमा सा ही रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। मेरा कजिन जो हमारे घर मुझसे मिलने के लिए आया करता था, वो मेरे ही कमरे में रुका था। करीबन रात के 8 बजे मैं अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर हॉल में टीवी देख रहा था। तभी अचानक मेरा कजिन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागते हुए आया। हम सबने उससे पूछा वो इतना घबराया हुआ क्यों है और इसे चिल्लाते हुए कमरे से बाहर क्यों आया। तब उसने बताया कि वो बाथरूम में शावर ले रहा था और जब वो बाहर आया और कबर्ड में कुछ ढूंढने लगा तो उसने देखा कि विंडो के पास मैं बैठा हूँ। मैं यानी कि सागर। मैं अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठा करता था, लेकिन मेरे कजिन ने देखा कि मैं विंडो के पास बैठकर बाहर किसी को देख रहा हूँ और जैसे किसी से बात कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे कजिन ने मेरे पास आकर खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की,
कि मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर उसने मुझे 2-3 बार आवाज दी और मुझसे कहा, सागर, तू किसे देख रहा है? लेकिन मैंने उसे कोई आंसर नहीं दिया। और उसके बाद उसने विंडो के बाहर एक औरत की परछाई को देखा, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कमरे से भागकर बाहर आया। और जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि मैं बाकी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। और ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गया कि अगर मैं बाहर हॉल में बैठा हूं तो अभी अभी उसने जिसे अंदर देखा और जिस औरत की परछाई उसने देखी, वो सब कुछ क्या था। जब ये सारा इंसिडेंट मेरी कजिन के साथ हुआ और जब उसने फैमिली में सबको ये बात बताई तो सब शॉक हो गए, क्योंकि अब उसे भी वो लोग इमेजिनेशन का नाम नहीं दे सकते थे। उसके बाद ये सारी चीजें सुनकर मैं रोने लगा और रोते रोते मैंने अपने फैमिली वालों से कहा कि इतने दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे हर दिन बहुत अजीब फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त हर पल मेरे साथ ही है, और कैसे मैं अकेला इन सारी डरावनी चीजों से डील कर रहा हूँ। तब जाकर मेरे फैमिली वालों ने यकीन किया कि उस दिन मैंने उनसे जो कुछ भी कहा और इतने दिनों से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा भ्रम नहीं है, बल्कि हकीकत में कोई डरावनी चीज है जो मेरे साथ जुड़ चुकी है, कोई अदृश्य शक्ति जो मेरे साथ ही रह रही है। उसके बाद हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमें एक बहुत बड़े बाबा के बारे में बताया जो इन्हीं सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। कई दिनों तक मैं उनके पास जाता रहा और वो मुझे अपने पास बिठाकर कुछ मंत्र पढ़ते, हर बार एक नया धागा बांधते, और कुछ 1-2 महीने बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। यहाँ तक कि जिस घर में हम रहते थे हमने उस घर को भी खाली कर दिया, और उसके बाद मुझे कभी भी वैसा अजीब फील नहीं हुआ, ना ही मुझे उस औरत की परछाई दोबारा कभी दिखाई दी। लेकिन मैंने अब अपनी जिंदगी में कसम खा ली है कि मैं उस सुनसान सड़क पर, उस वीरान होटल के रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं आज तक कभी गया हूँ। कभी कभार जब मैं इन सब चीज़ों को याद करने लगता हूँ तो मुझे उस औरत की परछाई अपने सपनों में दिखाई देने लगती है। इसीलिए मैं अब इस हादसे को याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे याद करते ही मेरा दिल कांप उठता है। तो ये था मेरे साथ घटा एक रियल हॉन्टेड इंसिडेंट। आपको ये आप बीती सुनकर, ये सच्ची भूतिया घटना सुनकर कैसा लगा? अगर आप सागर की जगह होते तो आपको कैसा फील होता? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डरावनी, भूतिया और रहस्यमय कहानियाँ आपके लिए अक्सर लाया करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। ओके, बाय।